बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम फाइनली अपना जो रिमेनिंग जो फोर्स एंड मोशन का रिमेनिंग हमारा रह गया था, लीनियर मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसमें से। बस वही चंद टॉपिक रह गए, इसको कवर करवा। आपकी जो नेक्स्ट कमिंग संडे है उसमें फोर्स एंड मोशन है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि मैं कवर करवा चुकी हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक दो लेक्चर में मैं वो कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का रखा है मैंने चैप्टर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के मुझे लेक्चर अपलोड करने हैं और फोर्स एंड मोशन को कंप्लीट करना है, और हो सकता है कि मैं वर्क पावर एनर्जी भी दे दूँ, ठीक है। सो आप लोग प्रिपरेशन साथ साथ करते रहेगा। जो चैनल डेली लेक्चर में आपको दूँ, ग्रुप में शेयर करूँ, यूट्यूब पे डालूँ, वो आपने लाजमी देखना है, ठीक है। नोट्स लाजमी बनाने हैं, होमवर्क जो भी लेक्चर में दिया जाए वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है, ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसको ऐसे ही ना ले। अगर आपने इसको ऐसे ही ले लिया ना, फिर आप फिर गिला नहीं कीजिएगा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन, मेरे लेक्चर्स, मेरे जो मैं नोट्स दे रही हूँ और जो मैं टेस्ट ले रही हूँ संडे टू संडे, और जो मॉक टेस्ट आपके होंगे 3 मंथ का शेड्यूल जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ उस पर फोकस कर लिया ना, फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। बस आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन और दिलजोई से काम करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेटे हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इम्पल्स, मोमेंटम थ्योरम, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशन, और केसेस पढ़ेंगे उसके बाद ना कोलिजन के। तो ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह आज कवर करवा दूंगी मैं, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम मुझे याद है मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था। आई थिंक जब मुझे बहुत हाई फीवर हो रहा था उस दिन मैंने आपको ये समझाना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में शायद रह गया था, स्पेस नहीं था मोबाइल में। सॉरी एक्चुअली ये सामने ही रखा है स्टैंड मेरे, और मेरा जो है पैर टकरा गया। आई एम सो सॉरी। अब मैं ख्याल रखूँगी, ठीक है। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैंने ये कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन चले अब मैं दोबारा से, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, सारे लेक्चर आपने सीक्वेंस से देखने, ठीक है। ये आई थिंक सेकंड लास्ट है, ठीक है, लेक्चर। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये आपका रट्टा बचपन से आप चलता हुआ है। लेकिन बेटा यहाँ पे रट्टे का काम नहीं है। अब प्रोडक्ट एंड मास एंड वेलोसिटी क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है ये? प्रोडक्ट तो समझ आ रहा है कि मास एंड वेलोसिटी जो है फार्मूला है लीनियर, तुम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी डेफिनेशन आपने बता दी, इसमें कोई आपने तीर नहीं मारा, रट्टा लगा लिया था आप लोगों ने। अब बेसिकली जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ ना, उसको ज़रा गौर से और नोट पेन में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ लेके बैठे होंगे, ठीक है, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। बेसिकली लीनियर मोमेंटम क्या है? जो किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, मतलब कितना वो काम कर सकता है, कितनी वो बॉडी काम कर सकती है, ठीक है, बनिस्बत दूसरी बॉडी के, ठीक है, तो वो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि वो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर, वो हमारा क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। अगर मैथमेटिकली मैं आपको बताऊँ ना, तो मैथमेटिकली मैं आपको क्या बताऊँगी, मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं, ठीक है, और मैथमेटिकली क्या है? एम वी। अब मोमेंटम जो है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, कि मोमेंटम की एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मोमेंटम की तो फिर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मतलब वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हर चीज़ मैं इस तरह से बताती हूँ ना, ताकि आपको रिलेट कर करके ना आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाए, ठीक है। तो 2 पॉइंट फार्मूला मैंने बता दिया। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आप ये रट्टा लगाते हुए आते थे, लेकिन बेसिकली मोमेंटम क्या है? इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। मैंने फार्मूला भी बता दिया, उसके बाद मैंने ये भी बता दिया बेटे कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ठीक है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बता दिया। अब मैं आपको जो सेकंड चीज़ है वो क्या है? यूनिट, कि बेटे इसकी यूनिट किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें क्या है यूनिट? इसमें क्या है? आप फार्मूला आपको पता है, मास का क्या यूनिट है? आपने कहा मैम केजी लिख दिया। वेलोसिटी की क्या यूनिट है? आपने कहा मैम मीटर पर सेकंड। तो यही तो है, यही तो आपका आ गया यूनिट सिस्टम मोमेंटम का। लेकिन एक दूसरा होता है न्यूटन सेकंड। अब वो न्यूटन सेकंड किस तरह से यूनिट निकलता है मोमेंटम का, तो वो अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं रेस कर देती हूँ, ये नहीं चले, कलर चेंज कर। एक तो ये है, अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो तो बिल्कुल ठीक है, और न्यूटन सेकंड भी मोमेंटम का है। अब वो बच्चे रट्टा लगाते हैं, बेटा रट्टा नहीं लगाना। आपने क्या करना है, ये फॉर एग्जांपल मैं इस मीटर पर सेकंड को
सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, सेकंड से डिवाइड भी कर देती हूँ। और ये बात याद रखिएगा, कोई भी एक ऐसी वैल्यू मतलब आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे आप गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, मतलब आप एक चीज़ नहीं कर सकते। इसी जैसे हमने सेकंड की वैल्यू ली और हमने सेकंड से मल्टीप्लाई भी किया, देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, डिवाइड भी हो रहा है। अच्छा, अब खुद देखें, ये सेकंड नीचे 2 हो गए, अब क्या हुआ, अब आपने कहा मैम सेकंड तो एक ये मीटर पर सेकंड का था, एक हमने लगा दिया तो ये 2 सेकंड हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे, अगर मैं ये यहाँ पे लिखूँ केजी का केजी आया, मीटर 1 था, ठीक है, और साथ में सेकंड, और नीचे तो 2 सेकंड हो गए, तो ये क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैम ये तो इस तरह से हो गया। अब मैं आपसे बोलूँगी बेटा अब आप याद करें कि ये किससे मैच कर रहा है। आपने कहा कि मैम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो ये एक्सेलरेशन है और ये केजी जो है ये मास है, तो एम ए, तो फोर्स का अगर हम देखें कि फोर्स था एम ए, तो इसका मतलब कि ये जो है फोर्स का फार्मूला दे रहा है एम ए फोर्स, और फोर्स का यूनिट था न्यूटन, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, न्यूटन सेकंड बन गया। सेकंड बचा ना, इस पूरे की जगह क्या आ गया, इस पूरे की जगह अगर मैं कलर चेंज करूँ, इस पूरे की जगह न्यूटन आ गया और ये जो सेकंड बचा वो आपने इस तरह से लिख दिया। तो अब आपको पता चला कि किस तरह से न्यूटन सेकंड इसका यूनिट निकला, ठीक है। तो कितना अच्छे तरीके से मैंने बताया, कुछ भी नहीं करना, आपको पता है फॉर्मूला एम वी है, ठीक है, मोमेंटम का यूनिट पूछ रहे हैं तो मीटर, और ये मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये यूनिट भी हो सकता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो दूसरा किस तरह से निकलता है, आपने सेकंड से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो क्या आया, ये केजी का केजी, मीटर का मीटर, सेकंड का सेकंड और नीचे सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है कि केजी का जो यूनिट केजी किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, तो आपको पता है कि ये मास के बराबर है और ये पूरा जो है सॉरी अगर मैं कलर चेंज करूं, आपने कहा कि भाई ये मास के बराबर है और ये पूरा जो है ये एक्सेलरेशन के बराबर है, तो इसका मतलब ये एम ए किसके बराबर होता है, फोर्स के, और फोर्स के यूनिट क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिया आपने, और ये जो सेकंड बच गया वो आपने लिख दिया। तो दूसरा अगर ऑप्शन न्यूटन सेकंड दिया है तो करेक्ट ऑप्शन वही होगा, ठीक है। मैंने दोबारा से करके दिखाया क्योंकि पहले थोड़ी सी खिचपिच हो गई थी। अच्छा, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब बेसिकली मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, तो ये तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी है। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसमें बिल्कुल एक पागल हो जाते हैं, आप लोगों से कोई सवाल किया जाए ना तो बिल्कुल आप पागलपन ना किया करें। फार्मूला पता है, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने वेक्टर क्वांटिटी का बता दिया, यूनिट दोनों निकालना सिखा दिए, ठीक है। और मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। अब बेसिकली ये डिपेंडेंस किस तरह से होती है, तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक कार है, ठीक है, एक कार है और एक ट्रक है, अगर ये कार इस ट्रक से टकराएगी, ठीक है, तो ये कार जो है पीछे जाएगी लेकिन ये ट्रक अपनी जगह खड़ा रहेगा। अगर ये अगर ये कार है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि ये कार है, ठीक है, सॉरी कार भी खुद, और ये ट्रक है, अब ट्रक का तो मास ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा है, कार का मास क्या है, कम है। तो जब ये दो बॉडी जिसका मास ज़्यादा है, अब इसमें आपने खुद देखा कि मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है। अब आपने देखा कि मैम ट्रक का तो मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जल्दी से कमेंट करें। मोमेंटम उसी का ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा है, तो मास किसका ज़्यादा है, ट्रक का। तो इसका मतलब ट्रक में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, ट्रक में मोमेंटम ज़्यादा है। मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन ट्रक में ज़्यादा है बनिस्बत कार के। क्यों, क्योंकि कार का मास कम है बनिस्बत ट्रक के, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिलेट करना है। मास का तो मैंने बता दिया कि जब ये कार इस ट्रक से टकराएगी, ट्रक का मास ज़्यादा है तो मोमेंटम तो जाहिर सी बात है ज़्यादा होना है। मोमेंटम मतलब उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, और कार का मास क्योंकि कम है तो मोमेंटम भी कम होगा। तो इसका मतलब जो कार इसे टकराएगी तो ये दोबारा से पीछे आ जाएगी इसके मास की वजह से, और ये अपनी जगह खड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये आगे हम केसेस भी पढ़ेंगे। मास का तो आपने देख लिया। अब अगर मैं आपको वेलोसिटी समझाऊं तो आप ऐसे, अगर मैं आपको वेलोसिटी का समझाऊं जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा, अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, ठीक है, एग्जांपल देखें, एक एक कार है, ठीक है, एक कार है और एक साइकिल है, ठीक है। कार का जो मास है ना वो कितना है, कार का मास C4 कार का जो मास है वो 1000 kg है। कितना kg है, 1000 kg है। और जो साइकिल का मास है वो कितना kg है, वो 200 kg है, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है साइकिल की, वेलोसिटी जो है साइकिल की वो 1 मीटर पर सेकेंड है। और इस तरह से कार की जो वेलोसिटी है वो भी क्या है,
1 मीटर पर सेकेंड है। अब आप मुझे बताएं इसमें से क्या सेम है। आपने कहा मैम इसमें दोनों की वेलोसिटी सेम है, कार की भी वेलोसिटी वही है जो साइकिल की है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इस वजह से मैंने एक कलर से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जल्दी से कमेंट करें। आपने कहा मैम मोमेंटम जो है कार का ज़्यादा होगा। मैंने कहा बेटा क्यों? आपने कहा मैम क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। आपने कहा था कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्ट रिलेशन है मास से, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो सेम है ना, मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, मास से और वेलोसिटी से। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपने खुद देखा कि वेलोसिटी दोनों में सेम है, तो मास ही बचा ना। तो मास में जब आपने फैसला किया कि मास अगर कार का 1000 है और साइकिल का 200 है, तो इसका मतलब मोमेंटम किसका ज़्यादा आएगा, कार का आएगा, ठीक है। अगर हम सॉल्व करें फार्मूला क्या है, m/v। जब हज़ार को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 1000 न्यूटन सेकेंड आएगा, और इसको करेंगे इसका क्या आएगा, 200 न्यूटन सेकेंड आएगा। तो किसका मोमेंटम ज़्यादा हुआ, कार का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो मैंने दे दी जिसमें मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा और मास में डिफरेंस करके आपको बताया कि बेटा मास ज़्यादा होगा जिस बॉडी का, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जो कि आपने खुद देख लिया, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि आप बुलेट जो हम फायर करते हैं ना गन के थ्रू, तो बुलेट का मास अगर मैं बताऊँ, आप बुलेट लें, ठीक है, एक गन से बुलेट फायर की जा रही है और उसका मास जो है ना उस बुलेट का वो 0.1 kg है। अच्छा, और दूसरा आपने लिया स्टोन होता है पत्थर, आपने पत्थर ऐसा लिया जिसका मास 0.1 kg था, ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह आपने क्या ले ली, आपने दूसरा आपको दिया है वेलोसिटी जो है वो इसकी 300 मीटर पर सेकेंड है, और जबकि स्टोन की वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताएं मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। सबसे पहले मुझे बताएं इसमें कौन सी चीज़ सेम है। आपने कहा मैम इसमें जो है, इसमें मास दोनों का 0.1 kg, 0.1 स्टोन का भी है और 0.1 बुलेट का भी है। तो इसका मतलब मास से तो आप पता ही नहीं कर सकते कि भाई मोमेंटम किसका ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो मास से तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जिस तरह से पहले वेलोसिटी सेम थी तो आपने मास के ज़रिए पता लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे मास सेम है दोनों बॉडीज़ का, तो अब आप किसके ज़रिए पता लगाएंगी, वेलोसिटी। अब आप खुद देखें मैं यही कह रही हूँ कि सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, आप खुद देखें वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है। आपने देखा कि मैम वेलोसिटी बुलेट की ज़्यादा है, तो इसका मतलब बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा है, बुलेट में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है बनिस्बत स्टोन के, क्योंकि स्टोन की वेलोसिटी कम है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला m/v है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी। मास कितना है 0.1 और मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसको करें 0.1 मल्टीप्लाई बाई 300 तो ये क्या आएगा 30। तो इसका मतलब 30 बड़ा है या 10 बड़ा है, 30। तो इसका मतलब न्यूटन सेकेंड आप मोमेंटम का वो लगा दें यूनिट, तो 30 न्यूटन सेकेंड ज़्यादा है। तो इसका मतलब आप सही कह रहे थे कि वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता चल गया। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे अच्छा मैम अगर दोनों ज़्यादा हो गई, अगर कोई ऐसा सवाल आया जिसपे मास भी उस बॉडी का ज़्यादा और वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो बेटा उसमें भी मोमेंटम और ज़्यादा हो जाएगा उस बॉडी का। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मास ज़्यादा होगा या सिर्फ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दोनों चीज़ें भी ज़्यादा हो सकती है। अगर दोनों चीज़ें उस बॉडी की ज़्यादा होगी तब तो और ज़्यादा मोमेंटम उसका इंक्रीज़ कर जाएगा बनिस्बत दूसरी बॉडी के, ठीक है। तो ये बात मैंने समझा दी। अच्छा, उसके बाद आ जाए मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बेटा क्योंकि मैंने आगे पहले ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो ये चीज़ आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखें हमने क्या कहा, हमें पता है कि दो बॉडीज़ है, ठीक है, एम और ये दूसरी बॉडीज़ है। अब देखें ये सॉरी क्या हो गया। अच्छा बेटे ये देखें एक बॉडी है जिसका मास m है। अगर देखें ये मास m है, ठीक है, वो पहले इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई vf हो गई, ठीक है, उसी बॉडी की। तो देखें ये वही। अब अगर इस तरह का कोई मतलब आपको एक बॉडी दी है जिसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो फिर इसको आप किस तरह से मतलब इसको किस तरह से आप मोमेंटम में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम का जो फार्मूला था वो आपने खुद देखा कि m/v है। तो अब आप फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू m है। अब a जो है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, आप ऐसे ही करेंगे ना कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है vf माइनस vi अपॉन tf
माइनस टी आई, अगर टाइम डिफरेंस भी है, ठीक है। तो आपने सेम इसी तरह से किया और ए की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी। आपने जब ये रख दी उसके बाद क्या हुआ, ये एम जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपने देखो फोर्स इक्वल टू एम है, एक्सलेशन आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, वी एफ माइनस वी आई, और टाइम भी अगर चेंज हो रहा है तो टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। आपने पूरी जो है ना इस एक्सलेशन में पुट कर दी। जब आप इसमें पुट कर देंगे ना तो फिर क्या होगा कि ये मास जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ रख दी तो ये मास इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा, ये टी एफ माइनस टी आई की जगह आपने डेल्टा टी रख दिया, ठीक है। और जब एम वी एफ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, एम वी एफ माइनस, और जब एम वी आई से मल्टीप्लाई होगा तो एम वी आई बन जाएगा, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब आपको पता है कि मास इंटू वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी किसका फार्मूला है। तो आपने कहा कि मोमेंटम का, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं ना, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो इसका मतलब आप लिखेंगे कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल से मोमेंटम से माइनस होगा, तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब कि मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या ताल्लुक है वो मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फार्मूला है फोर्स इक्वल टू एम है, ठीक है, वो करके बताया। उसके बाद देखिए खुद आपको ताल्लुक पता चल गया कि बेसिकली क्या ताल्लुक आया। अगर मैं इसको क्लियर करूं, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन का आखिर क्या ताल्लुक है। तो मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो फार्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, एक्सेलरेशन का हमने पुट किया, तो आपके पास ये इस तरह से आया। फिर मैंने कहा कि यार मोमेंटम होता है ना, ये वी एफ है, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और ये किसके बराबर है, फोर्स के। तो इसका मतलब बाकायदा रिलेशन आ गया फोर्स का चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसी वजह से कहते हैं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा ना वो फोर्स कहलाएगा। मतलब मोमेंटम कितनी रफ्तार से कितने टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो फोर्स कहलाती है, ठीक है। तो ये आ जाता है रिलेशन। वो बच्चे परेशान हो जाते हैं ना, रटना स्टार्ट कर देते कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। और वो पूछते भी है, कुछ बच्चे पूछते भी मैम कि इसके पीछे क्या वो है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। वो ये फार्मूला याद कर लेते हैं और ये लाइन रट लेते हैं, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेते हैं और ये लाइन रट लेते हैं। अगर ये इस तरह से पूरा सॉल्व करें ना तो उनको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी बॉडी अगर मूव करती है ना, जैसे अब ये हमने रिलेशन क्यों किया, जैसे कि अब ये गाड़ी ऊपर से जब नीचे आएगी तो इसका मोमेंटम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब ये ऊपर से नीचे आएगी ना तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, मोमेंटम बढ़ेगा। आपने खुद देखा ना। और लेकिन अगर इसी पहाड़ी से ये गाड़ी ऊपर जाने की कोशिश करे तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा। अगर ये गाड़ी ऊपर जा रही होती है लेकिन अभी ये गाड़ी नीचे आ रही है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ बतानी थी और ये मैंने बता दी। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको समझ आ गई। और आपको ये तो पता है ना कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हो गया, इसमें कितनी वैल्यू आ रही है वेलोसिटी। देखिए किसी भी बॉडी की अगर आपको मोशन निकालनी है ना तो आपको उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए, उसकी एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, उस पर फोर्स के देखिए फोर्स लगेगी तो उस बॉडी में वेलोसिटी आएगी ना, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगी ना। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये तो आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इम्पल्स पे। तो बेटे इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बहुत ही आप लोगों ने इसको मुश्किल कर दिया है कि भाई पता नहीं ये इम्पल्स क्या है। तो कुछ इम्पल्स बेसिकली क्या है, इम्पल्स वो है कि जो चेंज अमाउंट ऑफ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखिए, बेसिकली जो इम्पल्स है ना वो क्या है, वो अमाउंट ऑफ चेंज जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आता है ना वो इम्पल्स है बेसिकली। तो इम्पल्स की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कि इम्पल्स इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम, ठीक है। मतलब ये चेंज इन मोमेंटम जो है ना, चेंज इन मोमेंटम वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो बेसिकली यही इम्पल्स यही बताता है कि उसमें कितना चेंज आया है, कितना चेंज इन कितनी अमाउंट की चेंज आई है, ठीक है। मतलब अब आपने खुद देखा कि मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी है, तो ये जाहिर सी बात है फाइनल मोमेंटम है तो फाइनल वेलोसिटी होगी,
और ये MVI है, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो बेसिकली इम्पल्स होता है, ठीक है। चेंज मोमेंटम इम्पल्स होता है। इम्पल्स क्या बताता है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन चेंज हुई है मोमेंटम से, ठीक है। तो बस आप ये याद रखें कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, एक दूसरी डेफिनेशन भी है, वो ये है कि इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स का, और जो मतलब वो फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड हो रही है, ठीक है। और अमाउंट कितने टाइम के लिए अप्लाइड हो रही है, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा टी, कि भाई कितने टाइम के लिए वो अप्लाई हुई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी आपका क्या बन जाता है, चेंज इन मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। तो इम्पल्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि भाई कितनी फोर्स आप अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इस वजह से मैंने यहाँ पे डेल्टा लिखा है, ठीक है। तो वो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन आ जाती है, इसको याद रख लीजिएगा। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ टाइम प्रोडक्ट, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको फोर्स दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो आपको पता होगा कि भाई चेंज इम्पल्स का जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स इंटू डेल्टा टी। अच्छा, और ये आप लोग खुद देखें, ये कहाँ से आया ये फार्मूला, जल्दी से मुझे बताएं। आपने इससे पहले देखा था ना रिलेशन की कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? आपने इससे पहले रिलेशन देखा था ना कि फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर था? जल्दी से बताएं, फोर्स के बराबर था। तो अब ये डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस तरह से ये डेरिवेशन आई है, ठीक है। सॉरी, फार्मूला जो आया है, ठीक है, ये इसी से आया है, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, सिंपल, ये याद रखिए। और ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट में देंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तो जिस तरह से मैंने समझाया है उसके बाद तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर चीज़ समझा दी है। अच्छा, इम्पल्स जो है चेंजेस मोमेंटम, अगर मोमेंटम चेंज होगा तो क्या होगा, मास वेलोसिटी, और दोनों मतलब अगर आपसे कहे कि भाई मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, तो आप क्या बोलेंगे, आप यही सोचेंगे ना, या तो मास चेंज हो रहा है या वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो मैं सॉरी, अजान हो रही थी, ठीक है। सो मुझे स्टॉप करना पड़ा। अच्छा, तो बेटे मैं ये बता रही थी कि इम्पल्स आपने देखा कि यार चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स की वजह से मैंने 2 डेफिनेशन बताई, क्योंकि एग्जाम्स में अगर स्टेटमेंट के तौर पे दे देना तो आपको पता होना चाहिए। मैंने समझा भी दी काफ़ी डिटेल में, वरना ये टॉपिक क्या मैं इतना जो टाइम लगाती हूँ ना हर टॉपिक पे, इतना कोई आपको नहीं समझाता। लेकिन मैं पता है क्यों समझा रही हूँ, ताकि वो बच्चे जो रट्टा लगाते रहते हैं और वो सिचुएशन ऐसी होती है, आप यकीन करें कि वो रट्टा जो है ना उड़ जाता है उस सिचुएशन में। तो अगर आप इस तरह से समझेंगे और जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप भूल पाएंगे, ठीक है। सो जिस तरह से मेरा वे ऑफ टीचिंग है, आई नो ये बहुत ज़्यादा मतलब कोई टीचर इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है। आपको कोई भी इस वे में नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो ये समझते हैं आप बड़े हो गए और आप कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कभी बड़े नहीं होते। वैसे कहा जाता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पेंसिल नहीं दी जाती, हमें फिर पेन दे दिया जाता है। वो पेन पता है क्यों दिया जाता है? उसका मतलब वो कहते हैं कि ये होता है कि अब जब आप कोई गलती करेंगे ना तो फिर वो मिटाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो पेन का लिखा आप मिटा सकते हैं जैसे नहीं ना, तो इसी वजह से देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब अब फिर बच्चे को ये एहसास हो जाना चाहिए कि अब आप बड़े हो गए, अब आप कोई गलती करेंगे तो वो रेजर से मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन हम कहाँ बड़े होते हैं, हम तो सीरियस ही नहीं है अपने एम्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। पूरा पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ वेस्ट कर देते हैं, इंस्टा पे, XYZ, इतने सारे हैं ऐप के। मुझे मैं यकीन करें, मैं कल भी गई थी रिज़ल्ट वाले दिन, तो मैंने यही कहा कि मुझे अभी तक मतलब सोशल मीडिया नहीं चलाना आया जितने आज के दौर के छोटे छोटे बच्चों को आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई इतना वो नहीं है। अगर आप अच्छी चीज़ के लिए करेंगे फिर भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त में आप लोगों ने देखी कि महंगाई आसमानों को छू रही है, तो अगर आपने अभी भी मेहनत नहीं की और इस सहूलियात में पड़ गए तो आगे जाके ये आसाई जो आपको आज मिली है ये तो मिलेगी नहीं, ऊपर से इतनी महंगाई हो रही है। तो इससे अच्छा आप अपना फ्यूचर बना लें, ठीक है, आप अपना फ्यूचर बना लें। आगे कल किसी ने भी नहीं देखी, तो हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें।
सो स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ आएंगे। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा बेटा, मैं ये कह रही थी कि ये तो एक अभी मैंने आपको बताया कि भाई मोमेंटम अगर चेंज होगा, किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो क्यों चेंज होगा। आप बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करें, आप बोलेंगे मैम या तो उसका मास ज़्यादा हो गया होगा या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि मास अगर ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है, तो मतलब मास के ज़्यादा या कम होने से मोमेंटम पे इफेक्ट पड़ता है, वेलोसिटी के ज़्यादा होने से भी मोमेंटम पे इफेक्ट पड़ता है, और अगर दोनों ज़्यादा या दोनों कम हो तब भी मोमेंटम पे, या एक ज़्यादा एक कम हो तब भी मोमेंटम पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, दोनों के चेंज होने से या एक के चेंज होने से मोमेंटम पे फ़र्क पड़ता है, तो ये बात लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर वेलोसिटी, अभी मैंने आपको बताया कि बेटे जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है ना, चेंज इन वेलोसिटी को हम इस तरह से लिखते हैं, तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो किसके बराबर होता है, जल्दी से बताएं। एक्सेलरेशन, मतलब जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। एक कार है, उसकी वेलोसिटी पहले 30 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन 5 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी, या 5 सेकेंड बाद उसकी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो मतलब 30 से 50 में चेंज आया है। 30 से 50 में जो चेंज आया है ना, और कितने सेकंड पहले 1 सेकंड था और 3 सेकंड बाद ये हो गई, तो डेल्टा टी भी लिखा है, डेल्टा वी भी। 30 में से आप 50 में से आप 30 माइनस करेंगे और 3 में से 1 माइनस करेंगे, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी जो प्रोड्यूस हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है ना। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जब भी एक्सेलरेशन चेंज होगी, मतलब एक्सेलरेशन में अगर चेंज आएगा, ठीक है, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसे ही मैंने बता दी। अच्छा, ग्रेटर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज द चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर ज़्यादा फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब उसमें देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट है, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन है। तो आप मुझे खुद बताएं किसमें ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसमें ज़्यादा फोर्स होगी। फोर्स किस पे ज़्यादा लग रही है, दूसरी वाली पे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और इसमें क्योंकि फोर्स कम लग रही है, 10 है, तो इसमें वेलोसिटी कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बनिस्बत दूसरे के। इसी तरह से वेलोसिटी कम है तो जाहिर से बात है मोमेंटम तो कम ही होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम तो ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब जिस पे ज़्यादा फोर्स लग रही थी उसमें ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, और ज़्यादा वेलोसिटी से उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, हाउ लेंथ दिस फोर्स एक्ट, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स। अच्छा, जो इम्पल्स को आप डिफाइन कर सकते हो, आप इस तरह से भी कह सकते हैं भाई जो क्वांटिटी है ना फोर्स की और टाइम की, वो हमारा इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, टाइम इंटरवल। अच्छा, उसके बाद एक अगर मैं आपको फोर्सेस के बारे में बताऊँ, देखिए इम्पल्स जो है ना, इसमें दो किस्म की फोर्सेस आती है, एक इम्पल्सिव फोर्स होती है, एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स होती है। जो इम्पल्सिव फोर्स होती है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होती है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। देखिए दो फोर्सेज होती है, एक होती है इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, दूसरी होती है नॉन इम्पल्सिव फोर्स। अब ये जो दो फोर्सेस हैं इसमें क्या डिफरेंस है। इम्पल्सिव फोर्स मैंने कहा कि बेटे ये जो इम्पल्सिव फोर्स होती है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जबकि नॉन इम्पल्सिव फोर्स ये क्या होती है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। अब इसका क्या मतलब, शॉर्ट ड्यूरेशन, मैंने आपको बताया कि भाई दो फोर्सेस होती है, इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, नॉन इम्पल्सिव जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। इस शॉर्ट ड्यूरेशन से क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रोड पे खड़े हुए, ठीक है, एक कार आ रही है, ठीक है, ये कार के टायर्स है, और यहाँ पे आपने पैर आगे किया और कार के टायर आपके पैर से ऊपर से गुजर गया, तो आपको क्या होगा, पेन होगा, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, वो कार गुजर जाएगी। ठीक है, और जो दूसरा मतलब वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। ठीक है, मतलब कार का टायर आया और गुजर गया आपके पैर से होके। ठीक है, और दूसरा जो है नॉन इम्पल्सिव लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे कि हम है, मैं हूँ और हम सब है, हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना ज़मीन पर, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्स कब तक होगा, मतलब ये जो इम्पल्स है हम जो अप्लाई कर रहे हैं इस धरती पर, ये जब तक होगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम मर भी जाएंगे, तो हम इसी ज़मीन पे फोर्स जब तक हम फोर्स लगाएंगे, मतलब ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो इसका मतलब ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे कोई टायर आपके ऊपर, आपने पैर आगे किया, जैसे मैंने कहा कि कार का टायर आपके ऊपर से गुजर गया, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो इम्पल्सिव दो फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, नॉन इम्पल्सिव फोर्स, दोनों मैंने बता दी। ठीक है, अच्छा, जो ग्राफ होता है वो इनका क्या होता है, ये एफ है और ये टी है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने टी लिया, टाइम लिया, वाई एक्सिस हमने फोर्स लिया।
तो इसका जो ये आपको इस तरह से दिया और आप बोलेंगे ये एरिया किसके बराबर है, आपने क्या कहना है कि ये एरिया जो है इम्पल्स के बराबर है, क्योंकि फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है, और इम्पल्स खुद किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब कि दोनों चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। आपने खुद देखा कि फोर्स इनटू टाइम जो है इम्पल्स के बराबर होता है, और इम्पल्स इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम भी इम्पल्स के बराबर है। तो इस तरह से मैंने ये सब कुछ लिख दिया। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ। मैंने ये कहा कि ये ग्राफ है एक्चुअली मैं, और ये एरिया अगर आपसे पूछा जाए, आपने कहा कि यह फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स है, और इम्पल्स ऑल्सो बराबर होता है, इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब आगे चलते हैं हम, और तो कुछ इसमें ऐसा नहीं रहा ना। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक कर ही लेते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसपे को मतलब आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम है और ये क्या है, एक बॉम्ब है, एक बॉम्ब है। ठीक है, तो इंटरनल सिस्टम है, बॉम्ब का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, और बाहर से जो है, बाहर में जो एयर हो गई, ठीक है, एयर हो गई, वो क्या है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, जो कि किसी भी बॉडी पे अफेक्ट कर सकती है। लेकिन मैंने क्या कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई ना हो। ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन है, एक आइडियल वैसे अप्लाई होती है, एयर रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है, जिसमें ये कहा जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉडी इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो जैसे मैंने बॉम्ब की एग्जांपल दी कि बॉम्ब पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अब मैंने क्या कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है, मतलब ये आइडियल ही है, हकीकत में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हकीकत में क्या होता है, देखिए, बॉम्ब के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है ना उसकी बहुत हाईएस्ट होती है, और बाहर के जो ये एयर हो गया, ग्रेविटी हो गया, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है। ये बनिस्बत जो अंदर फोर्स है ना उससे कहीं ज़्यादा कम होती है, तो इनके होने का ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस सिस्टम पे। ये जो बॉम्ब है ना, ये जो बॉम्ब है, इसका ये जो बाहर की जो मामूली फोर्सेस है, ये इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर जो इसके पास अपनी फोर्स है ना, इस बॉम्ब के पास, वो कहीं गुना है इस छोटी फोर्सेस जो कि बाहर अप्लाई होती है। तो इस वजह से इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस सिस्टम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। बाहर फोर्सेस जो इस पर अप्लाई हो रही है ना, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस सिस्टम पे। तो बेसिकली फिर वो हम आइसोलेटेड सिस्टम में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये एज अ आइसोलेटेड सिस्टम इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने बॉम्ब की एग्जांपल दे दी, जिस तरह से बॉम्ब पे एयर हो गया और ग्रेविटी हो गया, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर खुद बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बनस्बत उसके। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम आइडियली सिस्टम है, लेकिन एग्जिस्टेंस जो मैंने बता दी बॉम्ब की एग्जांपल लेके कि भाई अगर किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो बाहर जो छोटी मोटी एनर्जीज हैं, फोर्सेस है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा बेटे, तो अब अगर मैं आपको वो बताऊँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि भाई आइसोलेटेड सिस्टम का मैंने समझा दिया कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे मैंने बॉम्ब की एग्जांपल दी आपको कि भाई उसमें जो मोमेंटम होगा ना उस सिस्टम का, वो कांस्टेंट होगा। मोमेंटम क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो कह रहे हैं कि वो सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उसका मोमेंटम जो है ना सेम रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो सही कह रहे हैं ना, क्योंकि अभी पीछे आपने पढ़ा कि फोर्स अप्लाई होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, यही पढ़ा ना आपने अभी पहले। पीछे आपने क्या पढ़ा कि अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी, ठीक है, तो उसकी उसमें वेलोसिटी पैदा होगी, और वेलोसिटी से क्या होगा, मोमेंटम होगा, यही पढ़ा ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होती, फोर्स मीन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब आइसोलेटेड सिस्टम में तो एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज भी नहीं आएगा, ना ही मोमेंटम पैदा होगा, तो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहती है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो कोई मोमेंटम भी प्रोड्यूस नहीं होगा, मीन मोमेंटम में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें कोई रट्टा लगाने की बात थी नहीं। वो जो आप रट्टा लगा देते कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम, तो बेटा उसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं थी। अगर आपको इस तरह से समझा दिया जाता कि बेटे आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगी तो आप खुद सोचे उसमें चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी जब जीरो होगी तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। मीन मोमेंटम में कोई चेंज नहीं रहेगा, जो मोमेंटम पहले था वही रहेगा, मीन मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम जो होता है बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, अच्छा वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। ठीक है, जिस तरह से मेरा भी ये है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ जिस तरह से मैंने कहा कि बेटे अगर फोर्स जीरो होगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो आपको ये फार्मूला तो पता है ना कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, अभी पीछे आपने पढ़ा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अब फोर्स अगर ज़ीरो हो जाएगी, कलर चेंज, फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। फोर्स अगर ज़ीरो हो जाएगी, ये फोर्स ज़ीरो है, फोर्स आपने ज़ीरो पुट की और ये डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, जब डेल्टा टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा पी बचा। ठीक है, अब डेल्टा पी आपको पता है कि यार डेल्टा पी किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी के बराबर होता है ना। तो अब ये माइनस इनिशियल जो है ना, माइनस मोमेंटम इनिशियल जो है, इनिशियल मोमेंटम जो है ना माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा और ये फाइनल अपनी जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल, इसका क्या मतलब है, जल्दी से बताइए। जब फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होगा तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया। मतलब जो पहले मोमेंटम था, पहले मोमेंटम अगर मैं कलर चेंज करूँ, ग्रीन लाऊं, अगर पहले मोमेंटम क्या था, पहले मोमेंटम अगर 20 था तो बाद में भी 20 ही मोमेंटम रहा, 20 न्यूटन सेकेंड, 20 न्यूटन सेकेंड, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं रहा। तो बेसिकली इन्होंने डेरिवेशन के थ्रू आपको समझाया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगी तो खुद सोचे उसमें कोई वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो कोई मोमेंटम में भी चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल दोनों सेम होगी। ठीक है, मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब मैं आपको समझाती हूँ। एक गन है, ठीक है, उससे जो है ना वो बुलेट को फायर किया जा रहा है। ठीक है, ये गन है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये एक गन है। ठीक है, ये गन है। अब इससे क्या कि ये गन की जो है ना, मतलब इस गन का जो मास है वो कैपिटल एम है और जो बुलेट इससे फायर हो रही है ना, स्मॉल वाल ये बुलेट है, ये स्मॉल एम है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है ना जी फॉर गन, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी बी फॉर बुलेट। ठीक है, ये मैंने इसकी वेलोसिटी, अब जैसे ये गन जो है ये बुलेट को फायर करेगी तो ये बुलेट सीधा जाएगी और ये गन रिकॉइल होगी पीछे की तरफ। ठीक है, अब आप बताएं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस बुलेट की ज़्यादा होगी। ठीक है, अब वो किस तरह से, अगर आपने जिस तरह से मैंने कहा कि फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा, आपने सेम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, अब आपने क्या किया कि पहली वाली जो बॉडी थी, ठीक है, उसको आपने, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा, चलो इस तरह से भी ठीक है, इनिशियल फाइनल कर लें। ठीक है, अब फाइनल इस तरह से आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉरी, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, अब इनिशियल में क्या है, M1 U1 इनिशियल, अब इनिशियल जो M1 बॉडी, M1 मतलब गन वाली, ठीक है, और M2 U2 बुलेट, और इस तरह से M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, ये फाइनल है। ठीक है, फाइनल जो है हम V से शो करते हैं और जो इनिशियल होती है उसको हम U से शो करते हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि भाई पहले तो दोनों रेस्ट में थी, बुलेट भी अंदर थी और गन के अंदर ही थी, दोनों रेस्ट में थी। तो इसका मतलब जो दोनों रेस्ट में थी तो ये तो U1 U2 दोनों ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। जब M2 U2 जो ज़ीरो हो गया उससे मल्टीप्लाई होगा और U1 जो ज़ीरो है M1 से मल्टीप्लाई, दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो ये फाइनल वाला बचा हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि M1 बॉडी जो है
अगर मैं इसको रेस करूँ, नहीं अगर रेस कर लूँगी तो फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि बेटे M1, अब हमें पता है जिस तरह से हमने देखा कि सिर्फ फाइनल वाला बच गया था, तो उसमें हमने क्या देखा, ठीक है, कि ये तो ये बुलेट का है, ठीक है, ये फाइनल वाला है, फाइनल वाला, इनिशियल वाला तो 0 हो गए थे ना पूरा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बॉडी का था, मीन गन वाला, उसका मास कैपिटल M था, ठीक है, और वेलोसिटी उसकी माइनस में क्यों ले रही हूँ मैं, जल्दी से बताएं, क्योंकि वो पीछे गया था ना, वो गन रिकॉइल हुई थी, रिकॉइल में हमेशा माइनस आता है, तो जब माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, ये तो आपने पढ़े होंगे ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MVB माइनस कैपिटल MVG, ठीक है, और ये अभी 0 ही है। अब ये माइनस को प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को आप इज इक्वल टू के उस साइड जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, पॉजिटिव में आ जाएगा ना, ये हो जाएगा MVG और MVB, ये हो गया। अब आपको क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है बुलेट की, ये फार्मूला, अगर आपको वेलोसिटी मालूम करनी है बुलेट की, तो ये जो बुलेट का मास है ये इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, MVG डिवाइड बाय M, और ये आपके पास ये फार्मूला आ गया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रेस करूँ तो आपके पास फाइनल फार्मूला क्या आ गया, बुलेट की वेलोसिटी आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अच्छा बेटे, आई थिंक वीडियो ऑफ थी और मैं बस लगी हुई थी, सो सॉरी, और मुझे दोबारा से पढ़ाना होगा। देखिए मैं ये बता रही थी कि अगर आपको कहा जाए कि गन की वेलोसिटी बता दें, तो आपको पता है कि भाई बुलेट का मास और बुलेट की वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या थी, M था ना, और आपसे ये पूछ रहे हैं, यहाँ तक तो आपको मैंने समझा दिया था। अब क्या होगा जब आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है, तो ये M मल्टीप्लाई M इधर इज इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो जब ये इस साइड आ जाएगा तो बस आपने ये चीज़ें पुट कर देनी और आपके पास गन की वेलोसिटी आ जाएगी कि भाई रिकॉइल ऑफ गन की वेलोसिटी क्या आती। तो इस तरह से आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कोलिजन क्या होता है, ठीक है। सो कोलिजन क्या होता है, जब भी इंटरेक्शन होता है ना दो फोर्सेस का बिटवीन टू बॉडीज़, ठीक है, ये दो बॉडीज़ है कार्बन कार2, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है दोनों दो फोर्सेस का, तो इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड कोलिजन, ठीक है। जैसे कि ये एक Q1 है चार्ज और ये दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे F21, और दूसरा पहले वाले पे कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे F12 माइनस, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। जो माइनस जो सेकंड वाली फोर्स है ना वो माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि जो पहली वाली फोर्स है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह से दो मैग्नेट ले ले, अगर मैं इसको रेस करेंगे, दो मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ। अब देखिए दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो कोलिजन का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, इलास्टिक होता है, नॉन इलास्टिक। इन इलास्टिक के लिए नॉन इलास्टिक के लिए एक ही बात है, ठीक है। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक में बेसिकली मेजर डिफरेंस जो है वो काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी का किस सेंस में, देखिए मोमेंटम दोनों में कंजर्व होता है, इलास्टिक में भी इन इलास्टिक में, लेकिन डिफरेंस जो आ जाता है ना, देखिए मोमेंटम जो है वो दोनों में कंजर्व रहता है, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, डिफरेंस आ जाता है काइनेटिक एनर्जी में। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है जबकि इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे MCQs भी आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। अब किस तरह से, अगर मैं आपको बताऊं कि आइडियल जो इलास्टिक कोलिजन है ना वो आइडियल कोलिजन है, क्योंकि वो कह रहा है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। मतलब वो इलास्टिक कोलिजन कहता है कि भाई मोमेंटम भी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, जो कि एक आइडियल कोलिजन है। आइडियल मतलब कि वो एक्चुअल में मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल का मतलब ये है, मुझे पता तो होगा, ऊपर भी मैंने काफ़ी आइडियल वर्ड इस्तेमाल किए थे। अच्छा, तो वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपने एक हाइट से बॉल फेंकी, ठीक है, और वो हाइट 10 मीटर की थी, ठीक है, आपने हाइट से बॉल फेंकी
और नीचे जब वो टकराई ना ज़मीन से तो वो क्या होगी, कुछ एनर्जी उसकी वेस्ट हो गई होगी। अगर मैं इसको रेस करूँ, देखिए आपने एक हाइट से बॉल को फेंका जो कि 10 मीटर की हाइट थी, ठीक है। ये ग्राउंड से जब टकराई, ये बॉल जब ग्राउंड से टकराई, ठीक है, तो उसमें इस टकराने के बाद इसकी कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई होगी ना। जब वो टकराई तो साउंड एनर्जी में कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी। कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी में कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी वेस्ट हुई। और जब वो दोबारा से ऊपर आई तो वो दोबारा से, अब इलास्टिक कोलिजन कहता है कि काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती, तो होना तो यही चाहिए था ना कि दोबारा से 10 मीटर पे आ जाए। तो नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ये आइडियल कोलिजन है। तो क्या होता है, 9.5 समथिंग आ जाती है, ठीक है, पूरी 10 तक नहीं आती। दोबारा से बॉल आती है नीचे से, वो सिर्फ 9.5 तक आ जाती है और दोबारा से फिर नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब कि ये एक आइडियल कोलिजन है। इसका ये इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि मैम हाँ, ये तब आइडियल नहीं होता जब ये बॉल दोबारा से 10 मीटर पे आ जाए। तो इस तरह से नहीं होता, हमेशा कुछ एनर्जीज दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह से अभी आपने देखा कि वो जब ज़मीन से टकराई तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई। जब वो दोबारा उसी हाइट पे पहुंचने की कोशिश करी तो एग्जैक्ट हाइट पे पहुंच नहीं पा रही, उससे कम हाइट पे ही पहुंचेगी क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। साउंड कुछ एनर्जी दूसरी फॉर्म की शक्ल में वेस्ट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली एक आइडियल कोलिजन है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये एक आइडियल है, लेकिन आपको बता दिए कि बेटा ये एक आइडियल है और इसमें क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो है इन इलास्टिक में क्या होता है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया ना, ये तो आपको समझ आ जाएगा। इलास्टिक तो आपको समझ आ गया। इन इलास्टिक में क्या होता है कि ये देखिए पहले वाली बॉडी है, ठीक है, ये दूसरी वाली बॉडी है। अब इसमें क्या है, मोमेंटम तो दोनों का सेम है। पहले जो मोमेंटम था उसी मतलब ये बॉडी है ना, ये मूव करके जा रही है, ठीक है, मतलब इस एक ही मोमेंटम से मूव करें, मोमेंटम में चेंज नहीं आया, मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, ये इलास्टिक है। लेकिन क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल है ना, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है ना वो उसकी ज़्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज हो रही है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, ठीक है। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मीन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही, ठीक है। तो वो इनइलास्टिक है। तो वो बेसिकली पहले ही मैंने बता दिया था कि बेटे इन दोनों में जो डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी का है। इलास्टिक कोलिजन कहता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, कंजर्व रहे, जबकि यहाँ पे सिर्फ कहता है कि मोमेंटम कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज हो रही है, ठीक है, इलास्टिक में। आगे एमसीक्यूज भी आप करेंगे तो आप भी से पूछूंगी। अब देख ले इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, कि भाई जो इलास्टिक कोलिजन है वो एक डायमेंशन में इन वन डायमेंशन जो हम डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, इसे हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। जैसे ए बॉडी है और बी बॉडी है, ठीक है। अब ये ए है और ये बी बॉडी है, ठीक है। अब बी वाली बॉडी जो है ना वो 90 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है और जो ए वाली है वो 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा जब ये दोनों जाएंगी और आपस में कुछ देर बाद क्या होगी, कोलाइड होंगी। कोलिजन के बाद क्या होगा कि इनमें जो वेलोसिटीज़ है ना वो एक्सचेंज हो जाएगी। एक्सचेंज किस तरह से, पहले बी की वेलोसिटी कितनी थी, अगर मैं कलर चेंज करूँ, बी की वेलोसिटी 90 थी, लेकिन अब क्या होगा कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा कि ए की वेलोसिटी 90 हो जाएगी, ठीक है, और बी की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो ए की थी। क्या थी ए की वेलोसिटी, 100। तो इसका मतलब कि इनमें वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है एक दूसरे से। ओवरऑल तो वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो गई है। ओवरऑल तो कांस्टेंट है ना, ओवरऑल तो कांस्टेंट है। पहले भी अगर इन दोनों को प्लस करें 100 और 90 तो 190, पहले भी 190 थी, अब भी 190 है, लेकिन बेसिकली क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई है बस। तो इस वजह से कह रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, दो बॉडीज़ है एक सिस्टम में, उनकी दो बॉडीज़ एक सिस्टम में जिनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ थी और जब कोलिजन हुई तो वो वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो गई एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन ऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी में बार बार कह रही हूँ, सो सॉरी। देखिए दो बॉडीज़ थी एक सिस्टम में, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस था, सॉरी वेलोसिटी में डिफरेंस था। वेलोसिटी में डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी में भी दोनों बॉडीज़ की डिफरेंस होगा। लेकिन कोलिजन के मतलब एक सिस्टम के अंदर बॉडीज़ है जिसकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ है, लेकिन कोलिजन के बाद वो वेलोसिटीज़ क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। इंटरचेंज इस तरह से होती है कि ओवरऑल सिस्टम की
वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, कंजर्व होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो इसका मतलब कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाए इलास्टिक कोलिजन की। ये डेरिवेशन है, ये तो डेरिवेशन का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से, ठीक है। देखिए, इलास्टिक कोलिजन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको मैंने बता दिया है कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी आपको बता दिया कि किस तरह से फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल में आपने क्या करना है, इनिशियल में आपने इनिशियल वाली वेलोसिटी रखनी है m1 u1 प्लस m2 u2, और इस तरह से फाइनल में क्या रखनी है आपने m1 v1 प्लस m2 v2। वो सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2 mv² होता है ना। अब आप अगर आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात कर रहे होंगे तो आप v² की जगह u² रखेंगे, और अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होंगे तब आप v² रखेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से सेम आपने काइनेटिक एनर्जी का भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि जो पहले भी आपने सेम ऐसे किया था, लेकिन अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप दोनों मासेस का m1 और m2 दोनों की इनिशियल वेलोसिटी एक साथ बता रहे हैं इनिशियल में, लेकिन अब आपने क्या करना है कि दोनों जो m1 बॉडी है ना, उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपने इज इक्वल टू के साइड दोनों एक साथ लिख दी, ठीक है। मतलब ये जो m1 v1 था ना, जो फाइनल वेलोसिटी थी बॉडी, वो ये प्लस में इज इक्वल टू के उस साइड माइनस में आ गई, ठीक है। आपने देखा कि इज इक्वल टू के इस साइड ये क्या हो गई, माइनस में आ गई, और ये m2 v2 तो एज इट इज आया, लेकिन m2 v2 प्लस में था और ये क्या हुआ, इज इक्वल टू के उस साइड माइनस में आ गए, तो आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब इसमें आपने ये क्यों किया, आपने सेम m1 u1 मतलब बॉडी जो m1 बॉडी थी उसकी फाइनल और इनिशियल को एक साथ कर दिया, और जो m2 बॉडी थी उसकी फाइनल और इनिशियल को एक साथ कर दिया। इसका करने का क्या मकसद था, जल्दी से बताएं, ताकि हम कॉमन ले सकें। अब देखें, दोनों में m1 कॉमन है, तो m1 कॉमन लिया, u1 माइनस v1 आया, इस तरह से इसमें भी कॉमन लिया। सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ भी हमने यही किया कि मास 1 की इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को एक साथ कर दिया, ठीक है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का देख लेना है कि अगर इक्वल टू के उस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरह नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह से मैंने ऊपर बताया, ठीक है। फिर उसमें कॉमन लेके हमने ये सेकंड इक्वेशन बना दी। अच्छा, फिर क्या होगा, सेकंड इक्वेशन से हम जब फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, ये सब डेरिवेशन का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अब जब आपने ये सेकंड वाली इक्वेशन लिखा, उसके नीचे आपने ये वाली इक्वेशन लिखी, ठीक है, तो आपने m1 तो काट दिया, लेकिन ये जो ये जो स्क्वायर इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता है, तो आपने क्या कर दिया, इसको फार्मूले में जो u² था और v1² था ना, इसको आपने u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 इस तरह से करके काटा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये सारे इक्वेशन का पार्ट है, फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये u2 था, तो u2 उस तरफ आएगा, तो u1 माइनस u2, और आपने फिर से वेलोसिटी को एक साथ कर दिया, तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल एंड अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, वो इक्वल और अपोजिट है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। अगर मैं आपको आगे केसेस दिखाऊंगी ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा। देखें, ये सारा डेरिवेशन का पार्ट है। आपने ये फर्स्ट इक्वेशन निकाली, सेकंड को फर्स्ट से आप डिवाइड करें, मैंने फार्मूला भी बता दिया। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन से आपने क्या करना है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v1 की और फाइनल वेलोसिटी बॉडी सेकेंड वाली बॉडी की, ठीक है, आपने इस तरह से निकाल देनी है। और किस तरह से करना है, देखें, ये जो मैंने आपको पूरी डेरिवेशन बताई, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताई, मैंने बस ऊपर से बता दिया। आप ये दो जो इक्वेशन है ना, इसकी मदद से आपने क्या किया, आपने v1 v2 दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है। अभी जो फाइनल वेलोसिटी निकल आई ना, इससे आप डिफरेंट केसेस सॉल्व करेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के डिफरेंट केसेस आप सॉल्व आउट करेंगे इसी डेरिवेशन से, ठीक है। ये जो आपने इसी फार्मूले से जो आपने निकाला है, ठीक है, किससे निकाला है, अभी आपने ऊपर जो डेरिवेशन की है उससे आपने फाइनल वेलोसिटी बॉडी 1 की और फाइनल वेलोसिटी बॉडी 2 की निकाल ली, ठीक है। ये जो फाइनल वेलोसिटी आपने बॉडी 1 और बॉडी 2 की निकाली, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 की निकाली, इससे आप डिफरेंट केसेस सॉल्व करेंगे इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के। तो अब देखते हैं कि वो कौन से केसेस हैं, ठीक है। सो फर्स्ट केस अगर हम पढ़े, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है कि
एक्चुअली मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। सो बेटे, अब आपने ये जो डेरिवेशन का मैंने जो बताया, वो मैंने क्यों बताया कि भाई किस तरह से आपने, वो आपने करना नहीं है। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है ना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई ये आपने करना नहीं है, सिर्फ आपको बताया मैंने। और मैंने